खालिद और जफर ने राइफलों के निशानों पर सड़क पर खड़ी हुई पुलिस कार की तरफ बढ़ने लगे। अफसर साहब, क्या आप हमें फांसी पर चढ़ाएंगे? जफर ने जाते जाते बड़े यतीमाना अंदाज में पुलिस ऑफिसर से पूछा। बिजली की कुर्सी पर बिठाएंगे, ऑफिसर ने बड़ी नहवत आमेज लहजे में जवाब। अच्छा, फिर मेहरबानी करना, फ्यूज़ उड़ा देना, जफर ने बड़ी इनकिसाराना लहजे में कहा। और पुलिस ऑफिसर के साथ साथ खालिद भी हंस दिया। जल्द ही दोनों पुलिस वैगन में बैठ के उनके बैठते ही ड्राइवर ने डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। हेलो पुलिस वैगन नंबर 1100 कॉलिंग हेडक्वार्टर ओवर। पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर रिसीवर हाथ में लेते हुए कहा। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर स्पीकिंग, रिपोर्ट ओवर। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। सर, दोनों गैर मुल्की लड़के मोबाइल के ईगल बैच के करीब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैं मज़ीद आर्डर क्या करें? ओवर। पुलिस ऑफिसर ने बड़े मोहब्बाना लहजे में जवाब दिया। उन दोनों को वहीं गोली मार दो। फाइलें फ़ौरन हेडक्वार्टर भेज दो। फाइलें वापस नहीं जानी चाहिए, हेडक्वार्टर इंचार्ज ने जवाब दिया। मगर सर, पुलिस ऑफिसर इस खिलाफी तवक्का हुक्म से घबरा गया। जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वो करो। हमारे मुल्क ने इस फार्मूले से खुद इस्तिफादा करने का फ़ैसला किया है। लड़कों को कत्ल ज़रूरी है ताकि बात मुजरिमों के सर मुंड दी जाए। ओवर। हेडक्वार्टर इंचार्ज ने बड़े सख्त लहजे में कहा। बेहतर जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। ओवर। पुलिस ऑफिसर ने बारे मायनी नज़रों से वैगन की पिछली नशीद पर बैठे हुए खालिद और जफर की तरफ देखते हुए कहा। और खालिद और जफर दोनों के रंग जर्द पड़ गए, क्योंकि ये उन दोनों के तस्वुर में भी नहीं था कि पुलिस उन्हें गोली मार देगी। उनका ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उनके मुल्क के सफारत खाने के हवाले कर दिया जाएगा, मगर साफ जाहिर था कि इस मुल्क की भी नीयत फार्मूले के मुतालिक ख़राब हो गई है और अब वो उन्हें ख़त्म करके दोबारा फार्मूला खुद हज़म करना चाहते हैं। चलो नीचे उतरो, पुलिस ऑफिसर ने रिवाल्वर को खून की तरफ करते हुए स्पार्ट लहजे में कहा। अरे तुम कैसे कानून के मुहाफिज हो जो खुद ही कानून तोड़ रहे हो? जफर से ना रहा जा सका तो वो बोल पड़ा। नीचे उतरो, हम तुम्हारे खून से अपनी वैगन खराब नहीं करना चाहते, जल्दी करो, पुलिस ऑफिसर ने कहा। फिर खालिद तो नीचे उतरा है, मगर जफर सीट को मजबूती से पकड़े बैठे रहा। एक सिपाही ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर घसीट लिया। इस खेत में चलो जल्दी, हमारे पास वक्त कम है। पुलिस ऑफिसर ने हुक्म दिया और चारों नाचार वो दोनों हाथ उठाए सड़क की तरफ चल पड़े। पुलिस ऑफिसर और एक सिपाही हाथ में राइफल उठाए उनके पीछे से स्याहकार के करीब चलो, जल्दी करो, पुलिस ऑफिसर ने कहा। और फिर राइफल वाले ने आगे बढ़कर राइफल की नाल से जफर को आवाज़ दिया। चल तो रहे हैं और कैसे चले? तुम कौन सा हमें किसी होटल में ले जा रहे हो? जफर ने झंझला कर कहा। मौत को यूं करीब देखकर उस पर झंझलाहट का अजीब सा दौरा पड़ गया था। शट अप, सिपाही ने अकड़ कर कहा। और फिर जफर से बर्दाश्त न कर सका और उसने सोचा मरना तो वैसे भी है तो क्यों ना कम अज़ कम सिपाही को एक घूंट सा मार दूं। बस जहन पलट गया। चनाचे वो तेज़ी से मुड़ा और उसने पूरी कुव्वत से एक मुक्का पीछे आने वाले सिपाही के मुंह पर जड़ दिया। सिपाही, जिसके तस्वुर में भी ये बात नहीं थी, उलट कर नीचे जा गिरा। उसी लम्हे खालिद ने भी बड़ी फुर्ती से पलटकर अपने पीछे आने वाले पुलिस ऑफिसर के हाथ पर हाथ डाल दिया, मगर दूसरे लम्हे वो ऊह की आवाज़ निकालता हुआ ज़मीन पर जा गिरा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने बड़ी फुर्ती से उसके पीठ पर घुटना मार दिया था। खालिद के नीचे गिरते पुलिस ऑफिसर ने उस पर फायर करना चाहा, मगर जफर ने इंतहाई फुर्ती से काम लेते हुए ज़मीन पर पड़ी हुई राइफल नाल से पकड़ी और फिर तेज़ी से घुमाकर पुलिस ऑफिसर की कमर पर मार दी। वो ट्रिगर दबाने की बजाय ज़मीन पर गिर गया। उसका रिवाल्वर भी उसके हाथ से छूट गया और वो सीधा खालिद पर गिरा, मगर खालिद फुर्ती से करवट बदल गया। उसी लम्हे सिपाही ने तेज़ी से उठकर जफर की टांग घसीट ली। खालिद ने बड़ी फुर्ती से करवट लेकर करीब पड़ा हुआ रिवाल्वर उठाया और फिर ज़मीन पर लेटे ही लेटे पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी। गोली इत्तेफाक से पुलिस ऑफिसर के सीने पर पड़ी और वह एक भयानक चीख मारकर तड़पने लगा। उस सिपाही ने जो जफर से उलझा हुआ था, जब सूरत हाल बिगड़ते देखी तो वो जफर को छोड़कर वैगन की तरफ भागने लगा। भागो भागो, वो तेज़ी से हाथ हिलाकर वैगन के ड्राइवर को पुकारने लगा, और मगर खालिद के रिवाल्वर से निकलने वाली दूसरी गोली ने उसे भी ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया। उसी लम्हे वैगन स्टार्ट हुई, मगर जफर इस दौरान ज़मीन पर बड़ी राइफल उठा ली। पुलिस वैगन उनसे थोड़ी ही दूर सड़क पर मौजूद थी और इत्तेफाक से ड्राइवर भी उन्हीं की साइड पर बैठा था। उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, जफर ने निशाना बांध कर फायर कर दिया। पहली गोली ही निशाने पर पड़ी और ड्राइवर दूसरी तरफ उलट गया। गोली उसी गर्दन में लगी थी। हुतरा, देखा मेरा निशाना, आहर चंगेज़ी खून है। जफर ने राइफल हाथ में उठाते हुए किसी सीरियल फिल्म के हीरो की तरह नारा लगाया। वैगन की तरफ भागो, खालिद ने उठकर जफर से कहा। उस लम्हे दाएं साइड से एक कार तेज़ी से वैगन के करीब आकर रुकी। उसमें से खालिद और जफर दोनों पर फायर खोल दिया। लेट जाओ, ज़मीन पर लेट जाओ, खालिद ने चीख कर जफर से कहा और जफर बौखला कर धप से ज़मीन पर गिर गया। खालिद की आवाज़ से ज़्यादा कान के करीब से गिरने वाली गोली ने उसे ज़मीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया था। कार का दरवाज़ा खुला, फिर उसमें से एक आदमी हाथ में रिवाल्वर लिए तेज़ी से बाहर निकलकर वैगन की तरफ भागा, मगर
उसी लम्हे बाएं साइड से एक कार तेज़ी से मोड़ काटती हुई वैगन से ज़रा फासले पर आ गई। फिर उसमें से भी मशीन गन फायरों की बौछार पहली कार पर पड़ी और कार से निकलकर वैगन की तरफ बढ़ने वाला आदमी हवा में उछलकर सड़क पर आ गिरा। मशीन गन की गोलियों ने उसी जिस्म पर न जाने कितने सुराख कर दिए थे। फिर दोनों कारों में मौजूद आदमियों को आपस में ठन गई। वो गाड़ी से निकलकर उनकी ओट में एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। जल्दी करो वैगन में बैठो, दो पार्टियां आपस में लड़ पड़ी हैं, हमें मौका ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए, जफ़र ने खालिद से कहा। फिर वो तेज़ी से ज़मीन पर रेंगते हुए वैगन के करीब पहुंच गए। फिर सबसे पहले खालिद वैगन का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। फिर जफ़र की भी उसने पैरवी की। वो तेज़ी से पिछली नशिस्तों के दरमियान दुबक गया। खालिद ने भी अपना सर विंड स्क्रीन से नीचे झुका लिया और क्लच दबा दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी पहले से स्टार्ट थी। खालिद को कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि सामने क्या है, मगर वह बड़ी कुव्वत से एक्सीलेटर दबाए हुए था। पुलिस वैगन आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ी। वैगन पर भी फायर हुए, मगर वो दोनों नीचे होने की वजह से बच गए। खालिद ने ज़रा सा सर ऊपर उठाया, फिर फ़ौरन ही झुका ली, क्योंकि वैगन सीधी सामने कार की तरफ बढ़ी जा रही थी। फिर कार की ओट में छुपे हुए अफराद बड़ी तेज़ी से कार से हटकर सड़क के इतराफ़ की तरफ भागे। उसी लम्हे दूसरी कार से उन पर गोलियों की बौछार हुई और उनमें से एक आदमी की चीख सुनाई दी। दूसरे लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वैगन और कार एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गईं। ज़बरदस्त धक्के से कार तो कलाबाज़ें खाती हुई उलट गई, मगर पुलिस वैगन का सिवाय उसकी और कुछ नहीं बिगड़ा कि वो तेज़ी से घूम गई और खालिद के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और वो वहीं ज़ीरो ज़बर हो गया। मगर अब ना सिर्फ उसके पैर का दबाव एक्सीलेटर पर था, बल्कि पूरा जिस्म उस पर था। गाड़ी उलटकर उसी रफ्तार से मुखालिफ रुख में भागती गई। खालिद ने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग संभाला और फिर तेज़ी से सर उठाया, मगर दूसरे लम्हे उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गईं। अब वैगन दूसरी कार की तरफ बढ़ रही थी। वो इस कार के इतने करीब आ चुकी कि उससे पहले कि वो स्टीयरिंग घुमाता, वैगन कार से टकरा गई। वैगन के आगे लगा हुआ हिफाज़ती राड पूरी कुव्वत से कार की साइड से टकराया और एक ज़ोरदार धमाके से ये कार भी उलटती चली गई। कार की ओट में छुपे हुए लोग भी पहली कार की तरह एतराफ़ में भागे और फिर उन पर पहली कार वाले अफराद ने गोलियां चला दी। वैगन चूँकि इस बार साइड से टकराई थी, इसलिए उसका रुख थोड़ा सा बदला था, मगर खालिद ने स्टीयरिंग संभाल लिया। फिर उसने तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया और वैगन एक बार फिर सड़क पर आ गई। खालिद ने बड़ी फुर्ती से गियर बदलकर वैगन आगे बढ़ा दी। उसके पीछे दोनों पार्टियां एक दूसरे से फायरिंग कर रही थी, मगर उसकी वैगन पूरी रफ्तार से भागी चली जा रही थी और सामने सड़क साफ थी। इस जफ़र उठ बैठो और फाइलें संभालो, हम बच गए हैं। खालिद ने पीछे मुड़कर जफ़र को पुकारते हुए कहा, अरे मुझे निकालो तो निकलो, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। जफ़र ने बींची बींची आवाज़ में मुस्कुराकर कहा। उसकी टांगें एक सीट के ऊपर और दूसरी सीट के नीचे फंसा हुआ था। अब बेटे इसी हालत में रहो, जहाँ रुकेंगे वहीं तुम्हें निकालूंगा, खालिद ने मुस्कुराकर कहा। उन गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। जल्दी पुलिस वैगन मेन रोड पर पहुंच गई। जफ़र ने तेज़ी से वैगन एक गली में रोकी, फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसने पिछला दरवाज़ा खोला और बड़ी मुश्किल से फंसे हुए जफ़र को सीटों की गिरफ्त से बाहर निकाला। जफ़र गर्दन पर हाथ फेरता हुआ बाहर निकलाया। खुदा की पनाह, ये जासूसी होती है? मैं तो नरम बिस्तर पर लेट कर जासूसी नावल पढ़ते हुए हीरो को गालियाँ देता हूँ कि कमबख्त कोई एक्शन नहीं दिखाता। जफ़र ने सर दोनों हाथों से पकड़े हुए ऐसे इधर उधर घुमाते हुए कहा, जैसे उसे शक हो कि सर गर्दन की बजाय किसी और चीज़ पर फिट हो गया हो। खालिद ने उसकी बकवास पर ध्यान देने की बजाय झिपट कर सीटों के दरमियान पड़ी हुई फाइलें उठाई और फिर जफ़र का बाजू पकड़कर गली में भागने लगा। जैसे ही वो एक गली में मुड़ा, उसे सामने एक सिपाही आता नजर आया और पलक झपकने में खालिद जफ़र का बाजू पकड़े करीब तरीन खुले दरवाजे में घुसता चला गया। उसे खतरा था कि फिर कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। दरवाज़ा बंद करते ही वो जैसे मुड़ा, वो दोनों ठटक कर रह गए। सामने ग्लोरिया खड़ी उन्हें हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। ओ माय, सुनाओ क्या हाल है? मैं तो तुम्हारी फ़िराक में सूख सूख कर हाथी बन गया हूँ। जफ़र ने उसे देखते ही बेएहतियात कह दिया, क्या पुलिस तुम्हारे पीछे है? ग्लोरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जान, तुम्हें पता है पुलिस हमें धकेल कर तुम्हारे घर ले आई है। जफ़र ने जवाब दिया। खालिद तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे की झरी से बाहर देखने लगा। दो सिपाही अब दरवाजे के सामने से गुजर चुके थे। वो इत्मीनान का सांस लेते हुए मुड़ा और फिर उसने आंखें फाड़ फाड़ कर जफ़र की जानिब देखा, जो बाजू फैलाए ग्लोरिया की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे गले लगाना चाहता हो। और ग्लोरिया बेखुद सपुर्दगी के आलम में खड़ी मुस्कुरा रही थी। जैसे ही घंटी बजी, सफ़ीर ने रिसीवर उठाकर कानों से लगा लिया। मैं चीफ़ पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ सर, हमें अफसोस है कि आपके मुल्क के मुजिम खालिद और जफ़र अभी ईगल एज के करीब मुर्दा पाए गए हैं और दोनों बैग खुले पड़े हैं, मगर उनमें से कागजात गायब हैं। पुलिस ऑफिसर ने बड़े माज़रत आमेज़ लहजे में कहा, ओ आप क्या कह रहे हैं? वो कागजात ढूंढे, हर कीमत पर मुझे उन मुजिमों से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे वो फार्मूला चाहिए। सफ़ीर साहब ने गुस्से और मायूसी के आलम में चीख कर कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जनाब, मगर हमें उम्मीद कम नज़र आती है, क्योंकि वो कागजात ना जाने अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे।
चीफ पुलिस ऑफिसर ने कहा। फॉरगॉड से कुछ करें, ये फार्मूला बेहद अहम है। मैंने आपको तफसीलात बताई थी, आप खुद समझ सकते हैं कि ये फार्मूला कितना अहम है। सफ़ीर ने कहा। हम उसकी अहमियत समझते हैं जनाब, बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर ने मायने हिज लहजे में जवाब दिया। फिर राब्ता ख़त्म हो गया। सफ़ीर ने झंझला कर रिसीवर केबल पर पटक दिया। उसका चेहरा पसीने से तर था। वो चंद लम्हे तक कुछ सोचता रहा। इस दौरान वो बेएहतियात अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था, जैसे किसी गहरी उलझन में फंसा हुआ हो। फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगे। ऑपरेटर पाकिशा, डायरेक्ट लाइन 30 से बात कराओ जल्दी। इमरजेंसी में एम्बेसडर ऑफ पाकिशा बोल रहा हूँ। जहनी परेशानी की वजह से उसके मुंह से अल्फाज सीधे नहीं निकल रहे थे। ओके सर, होल्ड ऑन करें, ऑपरेटर ने बड़े महजब लहजे में जवाब दिया। और सफ़ीर ने हाथ से सर पकड़ लिया। चंद लम्हों बाद एक बावकार आवाज़ उसके कानों से टकराई। हेलो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिशा स्पीकिंग। सर, एक रिपोर्ट है, इसलिए मैंने इमरजेंसी फ़ोन पर कॉल करने की जुर्रत की है। सफ़ीर ने हकलाते हुए जवाब दिया। बात करो, वक्त मत ज़ाया करो, सदर मुमलिकत ने तकरीबन डांटते हुए कहा। और फिर सफ़ीर ने चीफ पुलिस ऑफिसर से मिली हुई रिपोर्ट लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दी। ओह, ये क्या बकवास है? क्या तुमने वहाँ के हकाम को फार्मूले के मुतालिक कोई तफसील तो नहीं बतलाई थी? सदर मुमलिकत ने करख्त लहजे में कहा। ये सर, मैंने कुछ तफसीलात बतलाई थी ताकि उन्हें फार्मूले की अहमियत का एहसास हो सके। सफ़ीर ने डरते डरते जवाब दिया। अहमक आदमी, तफसील बतलाने की क्या ज़रूरत थी? अब अगर वो हुकूमत उस फार्मूले को अपने पास रख कर हमें टरहा दे तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें तफसीलात इसलिए नहीं मुहैया की गई थी कि तुम उन्हें आगे पहुँचा दो। तुम्हें तो इसलिए बतलाया गया था कि तुम उसकी अहमियत समझ लो और फार्मूले और साइंसदानों की हिफाजत कर सको। सदर मुमलिकत के लहजे में बेहद झंझलाहट थी। मगर सर, मुझे ये ख्याल। सफ़ीर ने कुछ कहना चाहा। शट अप, तुम सफारत खाने के काबिल नहीं, मैं तुम्हारी बरतरफी के अहकामात भेज रहा हूँ, सदर मुमलिकत ने कहा। और राब्ता ख़त्म हो गया और सफ़ीर रिसीवर को फटी फटी नज़रों से देखता रह गया। फिर उसने इस तरह रिसीवर केबल पर डाला जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। उसी लम्हे टेलीफोन एक बार फिर चीख पड़ा। सफ़ीर चंद लम्हे हाली हाली नज़रों से फ़ोन को देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से रिसीवर उठा लिया। हेलो, एम्बेसडर ऑफ पाकिशा स्पीकिंग। वो ऐसे बोल रहा था जैसे मजबूरन बोल रहा हो, बोलना ना चाहता हो। सर, मैं हालिद बोल रहा हूँ, फार्मूला मेरे पास महफूज है। दूसरी तरफ से हालिद की आवाज़ सुनाई दी और सफ़ीर को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में बरकी रूह दौड़ गई हो। वो बेख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। रिसीवर उसके हाथ से छोड़कर मेज़ पर जा गिरा। फिर दूसरे लम्हे उसे यूँ झपट कर रिसीवर उठा लिया जैसे उसे खतरा हो कि कहीं रिसीवर गायब ना हो जाए। हेलो, क्या वाकई फार्मूला तुम्हारे पास मौजूद है? तुम कहाँ से बोल रहे हो? मगर तुम तो मर गए थे। वो जोश की शिद्दत से बेरब्त जुमले बोल रहा था। आप सुनते तो सही, हालिद ने पुरवकार लहजे में कहा। फिर उसने शुरू से लेकर अब तक गुजरे हुए तमाम हालात बड़ी तफसील से सुना दी। उसने पुलिस की कहानी भी सुना दी। ओह, तो हमारे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है। तुम कहाँ से बोल रहे हो? सफ़ीर ने अचानक किसी ख्याल के तहत पूछ लिया। एक पब्लिक फ़ोन बूथ से जनाब, हालिद ने जवाब दिया। मुझे अपना मौजूदा पता बतलाओ और फ़ौरन फ़ोन बूथ छोड़ दो, कहीं टेलीफोन के ज़रिए पुलिस तुम्हें ट्रेस ना कर ले। सफ़ीर ने तेज़ी से कहा और हालिद ने ग्लोरिया के घर का पता बतला दिया। ऐसा करो, फ़ौरन फार्मूले समेत घर से निकलकर अपने करीब तरीन पार्क में पहुँचो, मैं खुद आ रहा हूँ, सफ़ीर ने कहा। फिर रिसीवर पटक कर तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। जोश और मुसरत की शिद्दत से उसका चेहरा चमक रहा था। और दूसरे दिन हालिद, ज़फ़र और ग्लोरिया सफ़ीर समेत एक स्पेशल जहाज़ में बैठे पाकिशा की तरफ उड़े चले जा रहे थे। तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले? सफ़ीर ने शिकवा भरे लहजे में अपने करीब बैठे हुए हालिद से मुखातिब होते हुए कहा। जनाब, आप हम पर कब यकीन करते? और फिर यकीन जानिए, हालात कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहे थे कि कहीं हमें आपसे बात करने की फ़ुर्सत ही ना मिली। हालिद ने जवाब दिया। ग्लोरिया डियर, हम पाकिशा पहुंचने वाले हैं। तुम्हें जैगर की याद तो नहीं आ रही? ज़फ़र ने ग्लोरिया का हाथ दबाते हुए कहा। और लानत भेजो जैगर पर, तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे बड़ा पीटा, फिर मुझे छोड़ दिया। वैसे तो मैं पहली ही नज़र में तुम्हारी गर्विदा हो गई थी। कौन जानता था कि तुम अचानक यूँ दोबारा मिल जाओगे? ग्लोरिया ने बड़ी अदा से जवाब दिया। ज़फ़र बेएहतियात ग्लोरिया को चूमने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, हालिद की आवाज़ सुनाई जब वो उन्हें किन अखियों से देख रहा था। ज़फ़र बुरा सा मुँह बनाते हुए पीछे हट गया और ग्लोरिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिस्टर हालिद और ज़फ़र, हमारे मुल्क को तुम्हारी हुब्बुल वतनी पर फ़ख्र है। जिस तरह तुम दोनों ने अपनी जानों पर खेलकर मुल्क का अहम फार्मूला दुश्मनों के हाथों से बचाया है, उस पर मुल्क का बच्चा बच्चा आप पर नाज करेगा। मैंने सदर मुमलिकत को तमाम तफसील बतला दी है और वो आप पर बड़े खुश हैं, सफ़ीर ने जज्बात से पुर लहजे में कहा। और हालिद ने तो सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तफाक किया। मगर ज़फ़र की गर्दन फ़ख्र से अकड़ गई और वो तेज़ी से अपनी टाई की नाट ठीक करने लगा। ग्लोरिया बड़ी मीठी नज़रों से उसे देख रही थी। वे चंद लम्हों बाद जैसे उनका स्पेशल त्यारा दारुल हुकूमत के फ़ौजी एयरपोर्ट पर उतरा, दीगर हकाम के साथ सदर मुमलिकत खुद उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने दोनों को बारी बारी गले लगाया। फिर एक ऑफिसर ने 2 खूबसूरत डिब्बियाँ उनके हाथों में दे दी।
मैं तुम दोनों को इस हुबुल-वतन और बेपनाह जुर्रत पर तमग़ा जुर्रत अता करता हूँ। मेरी और मुल्क के तमाम अवाम की तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए, सदर मुमलिकत ने कहा। फिर उन्होंने खुद तमग़े दोनों के सीनों पर लगा दिए। ये फार्मूला लीजिए जनाब। खालिद ने कोट की जेब से 2 फाइलें निकाल कर सदर मुमलिकत के हाथ में दे दी। ज़फ़र ने आगे बढ़कर सदर मुमलिकत से ग्लोरिया का तारुफ़ कराया। खातून, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारे वतन के इतने जाले सपूतों को पनाह दिया आपने और उनकी सफ़ारत खाने तक पहुँचने में मदद दी। आप हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। सदर मुमलिकत ने ग्लोरिया से हाथ मिलाते हुए कहा, अब ये मेरी मुस्तकिल मेहमान बनने वाली हैं जनाब। ज़फ़र ने बड़े शोह लहजे में कहा और सदर मुमलिकत मुस्कुरा दिए। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ ऑपरेशन अमगन जैसे सस्पेंस और एक्शन से भरपूर नावल का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल बाकी नावल्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। तो इसी खुशी में मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ने ना वो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद बेहतरीन नावल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें और आपको नए नावल बर वक्त मिलते रहें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक बहुत ही बेहतरीन नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।